हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए साइंस के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। टोटल आपसे एग्जाम में 28 अप्रैल को 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहां से आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल हो गए, सारे प्रश्न इसमें शामिल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का आपको समय मिल रहा है और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके 1 से 18 तक प्रश्न होंगे, वो सारे 1 नंबर के होंगे, जिसमें आपके 10 एमसीक्यूज होंगे और 8 रिक्त स्थान वाले प्रश्न शामिल होंगे। फिर 19 से 29 तक आपको 2 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। 30 से 39 के बीच में आपको 3 अंकों वाले प्रश्न हैं और 40 से आपके 43 तक 4 अंकों वाले प्रश्न, और लास्ट में आपके 44-45वां प्रश्न 2 होंगे जो अथवा में भी रहेंगे और आपके 7-7 नंबर के होंगे, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सोल्यूशन कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रश्न पहला, ठोस से गैस में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा पदार्थ कौन सा होता है? तो अपने सॉलिड जो CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं, वो भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। फिर नौसादर है, अपने कैंपर कपूर है, ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पौधों में जल का सहवन किसके द्वारा होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू, किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, याद रखना, जल से जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है ना, वो फूड क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी भोजन का करता है, ठीक है ना। तो फ्लोएम से फूड याद रखना, जाइलम से जल याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी क्या है? तो कार्बन परमाणु है जो अपने कार्बन एटम कौन से नंबर पे आता है? नंबर 6 पे आता है। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, 2 और 4 होगा, तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4, तो इसकी संयोजकता होगी अपने 4, वैलेंसी कितनी होगी? 4। बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। पास्कल किसका है? पास्कल होता है अपने दाब का, दाब यानी प्रेशर का, ठीक है। और मीटर पर सेकंड किसका होता है? मीटर पर सेकंड होता है अपने चाल का, चाल गति स्पीड बोलो, ठीक है। जूल होता है अपने ऊर्जा एनर्जी का, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 6, हृदय पेशी की उपस्थिति कहाँ होती है? तो हृदय पेशियां जो होती है, प्रेजेंस इन कार्डियक मसल्स, तो किस में? लिवर। ऑप्शन अपना ए करेक्ट, सॉरी लिवर, हार्ट, क्या होता है अपने? हार्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हृदय जो है शहद किससे प्राप्त होता है? हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो हनी अपने को मिलेगा बी, मधुमक्खी से। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बाकी इनसे तो शहद मिलने से रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिकांग ऊर्जा कोशिका की ऊर्जा का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह बोलो या शक्ति ग्रह बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं शक्ति ग्रह, ठीक है। आत्मघाती थैली पूछते, तो आत्मघाती थैली जो होता है सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को, किसको? लाइसोसोम को, ठीक है ना। यहाँ तो राइबोसोम है लेकिन लाइसोसोम को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है अपना, किस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द ग्रेटेस्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता का मतलब होता है जिसे ज्यादा दबाया जा सकता है। तो ठोस को बहुत ही कम, ना के बराबर, द्रव को भी बहुत ही कम, और गैस में सबसे ज्यादा होती है, तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपधातु का एक उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड? मेटेलॉइड मतलब एक ऐसी चीज, उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ये अधातु है, ये अपना धातु, धातु, और ये होगा उपधातु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या होते हैं अपने? मेटेलॉइड्स यानी उपधातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपसे 8 पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है अपने 11वां, विलयन एक मिश्रण है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण है। कैसा? समांगी मिश्रण है। समांगी, समांगी को इंग्लिश में बोलेंगे होमोजीनस, होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे डैश माना जाता है। इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज टेकन, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है अपने धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है ना। अगर क्या बोला है कि त्वरण और वेग दोनों की दिशा समान होती है, सेम होती है, तो धनात्मक माना जाता है इसे। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहिवाल एक नस्ल है। साहिवाल इज अ ब्रीड ऑफ, आपसे पूछा ये किसकी नस्ल है? गाय, कुत्ता, घोड़ा, बैल, किसकी है? तो ये है अपने गाय की। गाय की एक नस्ल है और भारतीय गाय की नस्ल है। ठीक है ना। तो आपको लिखना है काउ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है अपने? जूल। ठीक है। ऊर्जा की इकाई या ऐसा यूनिट पूछिए हमसे तो जूल होती है। ठीक है ना। क्या होती है? जूल। JOULE, जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स। तो ये किसका माप होता है? ये माप होता है अपने जड़त्व का। जड़त्व। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इनर्शिया। ठीक है ना। इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने कि वेग में परिवर्तन की दर को डैश कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं अपने? त्वरण। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है ना। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो पूछा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार का डैश गुना होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज डैश टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। तो मून पे जो होता है ना, वो अर्थ का 1/6 1/6 टाइम्स होता है। 1/6 गुना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं चल सकती, तो ये चलती है अपने मीडियम में। तो आपसे पूछा कि ध्वनि तरंगे होती है वो किस टाइप की होती हैं? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, यानी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि ध्वनि तरंगे हमेशा अपने अनुदैर्घ्य होती हैं। क्या होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा है, गतिज ऊर्जा क्या है? इसका सूत्र लिखिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? राइट द फॉर्मूला ऑफ इट। तो आप जानते हैं किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है अपने 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनर्जी विच इज ऑब्टेन बाई इट्स स्पीड या मोशन ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण जो भी एनर्जी जनरेट होती है, बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगला है, न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम बनाना है। त्वरण क्या है और इसके इकाई और सूत्र लिखना है। ठीक है ना। तो त्वरण क्या होता है, इसके इकाई और सूत्र लिखना है, तो इसको हम देखने वाले हैं अभी। फिर औसत वेग को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपके यहाँ से मिलेंगे ये सारे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना। सामने क्वेश्चन के लिखे हुए नंबर। फिर आपसे पूछा आर्किमिडीज का सिद्धांत, 23वां क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का। ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज? गति का आपको प्रथम नियम बताना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है। कार्य करने पर वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है? ठीक है ना। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में होती है। इन व्हाट फॉर्म द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। ठीक है। इन सब के आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, उदाहरण देना। फिर 28वां यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या है, यदि 1 किलोग्राम वस्तु अगर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न किया जाए उसमें त्वरण, तो उस पर लगाया गया बल, मतलब आपको फोर्स निकालना है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, देन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स होता है अपने F = ma। ये होता है m यानी मास, a यानी एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना? 1 किलो, 1 लिख दीजिए, इंटू त्वरण कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। और यहाँ आएगा 1, तो फोर्स जो बल होगा अपने 1 न्यूटन बल आएगा। ठीक है ना। यहाँ से सीधा ये भी पूछा जा सकता है 1 न्यूटन बल क्या होता है। तो 1 किलोग्राम वस्तु को अगर हम किससे 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गुणा कराए तो अपने को 1 न्यूटन मिलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख देना और यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। फिर पूछा संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। P = mv होता है। ठीक है ना। P यानी मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
ठीक है ना। ये जितना पहले होता है लास्ट में भी उतना ही बना रहता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक 29 तक आपके जो क्वेश्चन है सारे 2 नंबर के हैं। अब 29 तक जिनके आंसर हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें देखिए अपने 19वें क्वेश्चन पूछा था गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इट्स ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है ना, मोशन के कारण होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv², ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर न्यूरॉन का डायग्राम की बात की, त्वरण क्या है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है अपने राइट यूनिट इसकी लिखनी है। तो किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को या वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसकी जो अपने ऐसा यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपने 22वां, औसत वेग क्या है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एट द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड चेंजिंग इट्स पोजिशन। कहने का मतलब दूरी बट्टे समय को ही हम क्या कहते हैं, औसत वेग, ठीक है। या यहाँ पे दूरी की जगह विस्थापन बोल सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किया गया विस्थापन का अनुपात जो होता है उसे हम औसत वेग कहते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, वो क्या है कि आर्किमिडीज ने कहा था जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह वस्तु एक ऊपर की ओर बल अनुभव करती है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। मान लीजिए कोई ये बर्तन है, इसके अंदर हमने कोई चीज अंदर डाल दी ऐसे और पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज डाल दी तो इसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उतना ही होगा जितना कि इसके भार के बराबर, मतलब विस्थापित ये जितना पानी हटा देगी ना उसके भार के बराबर होगा। इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in fluid it experience an upward force equal to the weight of the फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर गति का प्रथम नियम आप जानते हैं कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक कोई भी वस्तु विरामावस्था है या गतिशील अवस्था में तो अपनी अवस्था को बदलती नहीं है, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपनी स्थिति चेंज नहीं करती है, इसी को गति का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बोला है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वस्तु अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। फिर अपने 25वां क्वेश्चन था कि वस्तु में कार्य करने की ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो हमने बात की है किस रूप में संचित रहती है, ये रहती है अपने स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। समस्थानिक क्या होते हैं, तो वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है द्रव्यमान संख्या अलग होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। और आपसे आइसोबार यानी आपसे समभारिक भी पूछा जाता है तो जस्ट इसका अपोजिट, परमाणु संख्या उनमें भिन्न होती है द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अपने हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें H1, ठीक है ना, और H1 और 2 और H1 और 3, जिसमें ट्राइटियम ड्यूटेरियम और अपने होता है प्रोटियम, ठीक है ना। इन तीनों को हाइड्रोजन तीनों के ये समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अगला था नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो हमसे पूछा था कि एक वस्तु ये हम कर चुके हैं, ठीक है। और 29वां संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि बाहरी बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का जो कुल संवेग होता है वो अपरिवर्तित रहता है। टोटल मोमेंटम ऑफ a system remains constant if no external force acts on it, ठीक है ना, ये आंसर नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 30, यहां से देखिए यदि कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल बतानी। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट मतलब एकदम आप जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है ना, समय, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देंगे स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड, आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है ना, क्या आया आपने 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगला पूछा मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी किस्म के वांछित लक्षण आपको बताने हैं। फिर ध्वनि की गति माध्यम
पर किस प्रकार से निर्भर करती है, क्योंकि हम जानते हैं साउंड जो है डज नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, ठीक है ना, इन वैक्यूम, वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकता, साउंड निर्वात में ध्वनि अपने है वो नहीं चल सकती, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। ये सबसे तेज सॉलिड में चलती है, ठीक है, फिर लिक्विड में चलती है, गैसेज में सबसे धीरे चलती है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। फिर अगला अपना पूछा है 33वां, यहाँ से अपने जो क्वेश्चन नंबर 30 से लगाकर 39 तक है, ये सारे अपने कितने हैं, अपने से पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के प्रश्न है, ठीक है ना। इनको बहुत बढ़िया ढंग से तैयार करना ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं हो, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ये किस पे निर्भर करती है, ध्वनि तरंग माध्यम, ये बात कर ली। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना करनी, ये बहुत ही आसान है। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। आप जानते हैं कि आपके साइंस में लास्ट वाले जो 3 चैप्टर है वो तीनों ही 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। लास्ट वाले तीनों चैप्टर टोटल मिला के 60 नंबर वहां से आने वाले हैं, इसलिए वहां उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे ही पेपर में, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार कर ही लेना है, पूरा पेपर आप कर लोगे तो 100 में से 100 आपके नंबर है, ठीक है ना। तो कंपेयर करना है, इसको अभी करते हैं कंपेयर। आप जानते हैं कि खाद जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, अपने उर्वरकों में कम होती है, ठीक है। और दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि ये जो होते हैं खाद, जिसको मैन्योर बोलते हैं, मैन्योर जो होता है अपने ये प्रिपेयर्ड इन फील्ड यानी खेतों में बनती है, जबकि ये जो उर्वरक है ये फैक्ट्रियों में बनती है। ये ऑर्गेनिक चीज होती है, मतलब ये ऑर्गेनिक मतलब बोलेंगे इसको हिंदी में जैविक, ये जैविक होती है, ये अजैविक इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखना चाहो तो खाद जो होती है अपने इसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं, ह्यूमस, ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमस, ठीक है, इसमें ह्यूमस कम होता है। सिर्फ एक चीज़ में ये पिछड़ जाते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें, जैसे अपने NKP जो होता है उसमें, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो इनमें कम होती हैं और उर्वरक इन फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा होती है। इतना ही इनका मेन डिफरेंस है, ठीक है। उसके कारण ये फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाले जाते हैं, ठीक है। फिर बोला है ब्रॉयलर और लेयर में क्या अंतर है, ये दोनों क्या है, मुर्गियां हैं, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर देखेंगे, क्योंकि एक को पालते हैं हम मांस के लिए, एक को पालते हैं एग के लिए, अंडे के लिए और मांस के लिए, ठीक है। इसको भी देखेंगे। अंतरा फसलीकरण क्या है, इसके लाभ क्या है, ये भी अब देखने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे पशुपालक की प्रथाओं को चलती हुई बस अगर अचानक रुक जाती तो आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। और जड़त्व का नियम, उसके कारण इसको भी बात करने वाले हैं। पराश्रव्य तरंगों के 3 अनुप्रयोग, राइट 3 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, पौधे इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। फिर 4 नंबर के आते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है। 30 को हमने डिस्कस कर लिया था, आंसर निकाल दिया था। 31 यहाँ से आपके लिए दोबारा क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम शानदार रहे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी किस्मों के वांछनीय लक्षण क्या हो सकते हैं। एक तो मधुमक्खी जो हम पाल रहे हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज सूटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि उच्च मधु उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, रोगों के प्रति रोधी होनी चाहिए, रोगों के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए, कम प्रवृत्ति से भागने वाली होनी चाहिए और दीर्घ आयु और श्रमशील होनी चाहिए, ठीक है। हाई हनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, और रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है, लेस वार्मिंग टेंडेंसी और लेस लाइफ स्पेन, लॉन्ग लाइफ स्पेन एंड हार्ड वर्किंग नेचर, ये होना चाहिए, ठीक है। अगला बोला था कि माध्यम की किस प्रकार आवश्यकता होती है, तो माध्यम कैसे, देखो ध्वनि को चलने के लिए घनत्व और लचीलापन दोनों पर निर्भर करता है। ये ठोस में सबसे तेज चलती है, द्रव में कम चलती है और गैस में सबसे कम ये चलती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जनरली इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेसर इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस, ठीक है। फिर अपना 33वां क्वेश्चन था मिट्टी की उर्वरकता, इसको हम बात कर चुके हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो हमने बात की है, ठीक है। फिर अपना ब्रॉयलर और लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ब्रॉयलर क्या होते हैं, ये वो मुर्गे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए, ब्रॉयलर आर पोल्ट्री बर्ड्स रेस्ड स्पेशली फॉर द मीट प्रोडक्शन, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मुर्गियां जो होती हैं इनको अंडे के लिए पाला जाता है, ठीक है ना, रेस्ड फॉर मेनली एग प्रोडक्शन, ठीक है। फिर अंतराल फसलीकरण क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और इसके एडवांटेज देखिए। अंतराल फसलीकरण, एक ही खेत में जो अपने फसलें उगाई जाती हैं, 2 या 2 से अधिक फसलों एक साथ उगाने की क्रियाविधि होती है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर
क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, ठीक है ना, उसको बोलेंगे। ठीक है, इसके फायदे देखिए, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होगा, कीट और बीमारियों से बचाव होगा और अधिक उपज और आय होगी। ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड हायर हील्डिंग एंड इनकम, ठीक है ना, बढ़िया इनकम इनसे होगी। ठीक है, अगला है अपने कि पशुओं के प्रथाओं के किसानों को क्या लाभ होता है। तो देखिए, किसानों को तो लाभ ही है। क्या लाभ है कि एक उनकी आय बढ़ेगी, जानवर साथ में, अगर खेती के साथ में अगर किसान जानवर पाल रहे हैं तो दूसरा उनको दूध, ऊन, अंडे, मांस वगैरह के उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, अगर चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाए, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली यू बेंट फॉरवर्ड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स टू रेस्ट विद द बस बट द अपर पार्ट कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण ऊपर का भाग जो होता है वो गतिमान रहता है और जो सीट के साथ अपना निचला भाग होता है वो लगा हुआ रहता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ अपने झुक जाते हैं। ठीक है ना, अगला पूछा था आपने 38th कि अपने पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, इसके 3 अनुप्रयोग मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, जैसे सोनोग्राफी वगैरह, और उद्योगों में दरारें पता करने के लिए होता है। ठीक है ना, और कहाँ होता है, और अपने सोनार जो जलपोत वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, डिटेक्टिंग फ्लॉज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और लोकेटिंग ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये तो एग्जाम में आपको पूरा पूरा सेम टू सेम लिख के आ जाना है। ठीक है, ताकि कोई आपका नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पौधे के लिए आवश्यक वे पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर तांबा हो गया आदि। ठीक है, क्लोरीन हो गया। इनको मुख्यतः मिट्टी से जल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और मिट्टी में इनकी कमी होने पर उर्वरक के रूप में आपूर्ति की जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए उचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स by very small amount. These include iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. ठीक है, plants absorb them mainly from the soil through water. In case of deficiency in soil, they are supplied using fertilizers. कम पड़ जाए तो fertilizers के तौर पे डालते हैं। और micronutrients are extremely important for proper growth of development of plant। ठीक है ना, अब बात करेंगे अपने 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने जो क्वेश्चन नंबर 40 होगा ये 4 नंबर वाला होगा। ठीक है, जिसमें प्रतिध्वनि रिवर्बरेशन क्या है, बड़े हॉल में प्रतिध्वनि को कैसे कम किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर आवर्ती तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, तरंग वेग ये क्या होती है, मधुमक्खी पालन इसके लाभ क्या है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। फिर आपको पूछा है प्रतिध्वनि और गूंज, इनमें अंतर बताना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फिर है सभागार, फिर बड़ा क्वेश्चन जो आपके 7 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दोनों आपसे अथवा में मिलेंगे, ये प्रश्न या ये नीचे वाला। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं सभागार, संगीत सभागार की छतों को वक्राकार क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये 3 नंबर का होगा और 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या बोला है कि एक पत्थर जो है 500 मीटर ऊपर, ये एक टावर है मान लो, ये 500 मीटर ऊपर टावर है अपना। ठीक है, इस टावर से एक पत्थर को, यहाँ तालाब है, यहाँ से एक पत्थर को है यहाँ ऐसे नीचे गिराया गया 500 मीटर से। ठीक है, छपा की आवाज है ना, टावर के शीर्ष, यहाँ पे एक आदमी जिसने गिराया उसको आवाज कब सुनाई देगी। आपको बोला है G10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको बोला है, और ध्वनि की गति है वो 340 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो हमने कहा अच्छा ये दे दिया है, तो हमारे को क्या ढूंढना, हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ से ये 500 मीटर में ना ध्वनि की स्पीड तो पता लग जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का हमको पता लगाना पड़ेगा पहले टाइम। ठीक है ना, कि कितनी जो टाइम इसने लिया होगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे S = UT + 1/2 AT²। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अपने को डिस्टेंस दे रखा कितना 500, तो यहाँ पे S की जगह लिख देंगे 500 = UT U मतलब जो अपने प्रारंभिक वेग होता है इनिशियल, जो कि पत्थर हाथ में था पहले इसलिए 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। इनटू टाइम अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे +1/2 इनटू ए, एक्सेलरेशन अपने को कितना बोल रखा है 10 बोल रखा है, लिख दीजिए 10 इनटू टी का स्क्वायर, हमने लिख दिया t²। ठीक है, इसको पूरा इरेज करते हैं एक बार। ठीक है, ये हटाया, क्या था आपने 500 था = सामने 0 × t था। ठीक है, और फिर था आपने
प्लस 1/2 इंटू ए था 10 और टी का स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन था। हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया 5 से, ये बन गया 0, ठीक है। तो ये बन गया अपने इधर 500 इज इक्वल टू 5t², ठीक है, t²। अब हमें टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 जो है इधर से हट के आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, तो ये आ गया 100 आ गया अपने, और t²। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो टी समय आएगा अपने 10 सेकेंड। कितना आया अपने 10 सेकेंड समय आया। कहने का मतलब जब इस टावर से 500 मीटर नीचे पत्थर फेंका गया यहाँ पे, तो वो पत्थर जो है अपने आने में उसने 10 सेकंड का टाइम ले लिया, ठीक है। अब पत्थर ने 10 सेकंड का टाइम ले लिया। अब क्या बोला है कि साउंड की स्पीड है ना, वो अपने को बता रखी है। साउंड की स्पीड कितनी है अपने 340, क्योंकि पहले तो पत्थर आया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 सेकंड में नीचे गिर चुका, ठीक है। और अब क्या है, वापस आवाज़ अपने पास आएगी छपाक की, तो आवाज़ की स्पीड पता करनी है, तो वापस सुनाई कितनी देर में देगी छोड़ने के बाद। तो हमने कहा 500 मीटर की दूरी तय कर रही है और 340 स्पीड है उसकी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे अप्रोक्स आएगा 1.47 सेकेंड, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक आने में 10 सेकेंड, वापस आवाज़ का यहाँ जाने में अपने लगे 1.47 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम टेकन होगा, समय लिया गया होगा 10 प्लस 1.47 सेकेंड बराबर 11.47 सेकेंड, ठीक है। इतना समय उसने लिया, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है आराम से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा हमसे कि एक 50 केजी किलोग्राम वजन वाला लड़का जो कि 100 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है, ठीक है, तो किया गया वर्क डन प्राप्त कार्य जो स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा किया गया जो कार्य होगा ना, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के एकदम बराबर होगा, ठीक है। वर्क डन किसके, पोटेंशियल एनर्जी के एकदम इक्वल होगा, ठीक है। और हमको जी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो हमने कहा वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है, और यहाँ पे किया गया कार्य वर्क डन के बराबर है, तो वर्क डन भी क्या होगा mgh होगा, ठीक है। अब अपने पास m बराबर द्रव्यमान बराबर दे रखा है 50 kg, ठीक है। और अपने को यहाँ पे ये h ऊंचाई लड़का दे रखा है जो ऊंचाई पे चढ़ा है 100 मीटर पे, ठीक है। और g का मान दे रखा है अपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीजें हैं, इस फॉर्मूले में रख दो। तीनों का मतलब मल्टीप्लाई करना अपने को, चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 50 इंटू 100 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करिए इनका, तो ये बनेगा 5000 इंटू 9.8, ठीक है। अब इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 49,000, ठीक है ना। 5000 से इनका करेंगे तो ये आया अपने पास 49,000 जूल। ये किस में आया, जूल में आया। किस में आई ये यूनिट, जूल में। अब हम इसको क्योंकि यूनिट बड़ी है 49,000 जूल है, तो इसको किलो जूल में चेंज कर दे, तो आंसर होगा ये 49,000 है, इसमें 1000 का भाग दीजिए, ठीक है। तो चेंज हो गया अपने 49 किलो जूल में, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा 49 किलो जूल, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 वॉट के 5 विद्युत पंखे 4 घंटे चल रहे हैं, कुल विद्युत जो खर्च हुआ उसकी गणना कीजिए, किलो वॉट में निकालने वो भी, ठीक है ना। मतलब 5 इलेक्ट्रिक फैंस है और वो आपके इस हिसाब से चल रहे हैं, 4 घंटे चल रहे हैं और 120 वोल्ट उनकी पावर है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं कि एक पंखे की पावर बराबर 120 वॉट, ठीक है। कुल पंखों की संख्या बराबर 4, सॉरी कितने हैं अपने 5, ठीक है। फिर यूँ क्वेश्चन को बड़ा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और लिखना पड़ेगा समय बराबर 4 घंटे। तो कुल उपभोग यानी एनर्जी जो है अपने कंजम्पशन, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसको देखते हैं, ठीक है। कुल खपत की गई ऊर्जा या उपभोग की गई ऊर्जा, तो सबका गुणा करना आपको। 120 वॉट है और 5 जो है पंखे जल रहे हैं, ठीक है, और हर दिन 4 घंटे जल रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करिए, तो ये होता है 4 पंजे 20 और 20 का 2 से करेंगे तो ये बनेगा 24 और 2 जीरो मतलब 2400, ठीक है। 2400 क्या आएगा, 2400 ये अपने आएगा वॉट, वॉट पर आवर में। किस में आया, वॉट पर आवर में। क्यों, क्योंकि हमने अभी वॉट और आर का ही गुणा किया था, डब्ल्यू और एच का ही गुणा किया था। अब इसको हम किलो वॉट में चेंज करेंगे, तो 2400 में जब 1000 का भाग लगाएंगे तो अपने 2 जीरो कैंसिल और 2.4 अपने क्या आ जाएगा, किलो वाट घंटा। तो ये किलो वाट घंटा में भी चेंज हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने
कि 1 किलो, यहाँ से अपने ये 45वां प्रश्न है, ये भी आपको और में मिलने वाला है। ठीक है, क्या पूछा, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट होता है ना, उसमें अपने जूल कितने होंगे, तो जूल आपको ध्यान रखने हैं कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये 1 किलोवाट घंटे में होते हैं जूल। ठीक है, अगला पूछा है स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या उसके आकार के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है अपने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, एनर्जी विच पजेस ड्यू टू इट्स पोजिशन। ठीक है ना, इसको भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, फिर कार्य किन किन मात्रों पे निर्भर करता है और इसका किस किस से संबंध है, इसको भी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, वर्क डन क्या होता है और किस पे निर्भर करता है, आप जानते हैं कि ये होता है अपने W बराबर F इंटू एस। ठीक है ना, तो ये किस पे निर्भर करता है, एक बल पे और एक विस्थापन पे। ठीक है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कहते हैं अपने कार्य। ठीक है, तो पहला हो जाएगा किन राशियों पे निर्भर करता है, तो ये बल और विस्थापन पे करता है। उनका संबंध क्या होता है, तो संबंध ये होता है कि W बराबर F गुणा S। ठीक है ना, कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे लेकिन बहुत शानदार होंगे। ठीक है, अगला पूछा है कि एक पिंड की ऊर्जा परिकलित करनी है, आपको पता करनी कितनी होती है एक पिंड में। ठीक है, फिर आपसे पूछा है डिफाइन 1 जूल वर्क क्या होता है। ठीक है ना, फिर बोला है कि 100 किलोग्राम की एक वजनी वस्तु 5 मीटर ऊपर खींचा गया कार्य की गणना कीजिए, जहाँ पे जी आपको दे रखा है। तो फिर से वर्क निकालना है, वर्क डन कितना होगा, हमने कहा कि 100 किलो की वस्तु है और 5 मीटर ऊपर ले जाएगी ये, तो वर्क डन होता है mgh, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जमा होगी। तो यहाँ पे m द्रव्यमान तो 100 किलो है, इंटू 5 मीटर ऊपर लेके गए, इंटू 10 यहाँ पे g का मान दे रखा है। सबका गुणा करेंगे तो 50 और 5000 कितना आएगा, 5000। और इसको हम जूल में ये क्या रहेगा, GOULE जूल, और अगर इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 5 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा अपने। ठीक है ना, अब जो हमने क्वेश्चन अभी बात किए इनको करते हैं। ठीक है ना, जिसमें अपने 40 से लेके ऊपर वाले प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, 36 4 नंबर वाले प्रश्न इनको हमें बात करनी है अभी। ठीक है ना, 40 यहाँ देखिए। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या है, शानदार क्वेश्चन है, याद ही कर लेना है आपको, रट ही लेना है ये मान के चलिए। ठीक है ना, तो प्रतिध्वनि क्या है, तो प्रतिध्वनि रिवर्बरेशन, और बड़े हॉल में इसको कैसे कम किया जाता है, तो प्रतिध्वनि जब ध्वनि कई बार परिवर्तित होकर हॉल में गूंजती है इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस इन द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, और इसको कम करने के तरीके हैं कि दीवारों और छतों में ध्वनि अवशोषक सामग्री का प्रयोग कर लिया जाए, फर्श पे कालीन बिछा दी जाए और भारी मदों का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना, फिर बोला है यूजिंग ऑब्जर्वेशन क्या, कि अब साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल वहाँ पे यूज कर लिया जाए। स्प्रेड कारपेट ऑन द फ्लोर, अगर मान लीजिए ज़्यादा गूंज हो रहा है तो अपने फर्श के ऊपर हम दरी बिछा देंगे, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यूज हैवी कर्टेन, भारी भारी पर्दे लगाए जा सकते हैं, जिससे ध्वनि कम, वहाँ पे साउंड कम उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा एक शॉर्ट नोट लिखना आपको किस पे, कि आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या है, आवर्तकाल क्या है, और तरंग क्या है, तरंग का वेग, इनके बारे में चलिए देखते हैं क्या है अपने। सबसे पहले देखिए आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको मेजर करते हैं हर्ट्स में। पूछेंगे आपसे कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है HZ हर्ट्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछेंगे कि कौन सी जो श्रव्य ध्वनि होती है जिसको ह्यूमन बीइंग सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ 20,000 नहीं लिख के किलो लिख देना, किलो हर्ट्ज लिख देना तो भी करेक्ट होगा। ठीक है ना, अगला पूछा है तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ, दो क्रमागत श्रेणीबद्ध बिंदुओं के बीच की दूरी को। ठीक है ना, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन फेज। ठीक है ना, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है ना, इसकी अपने मीटर इसका मात्रक होता है, और इसको कैसे दिखाते हैं, लैम्बडा से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आवर्तकाल टाइम पीरियड, तो एक तरंग को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका मात्रक अपने क्या होता है, सेकंड होता है। फिर है वेव वेलोसिटी, तरंग के प्रसार की गति, जितनी गति से तरंग जा रही है, स्पीड एट विच द वेव प्रोपोगेट, उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसका होगा मीटर पर सेकंड।
ठीक है ना। फिर अगला आपने 42वां क्वेश्चन हमसे पूछा था कि मधुमक्खी पालन के लाभ क्या होते हैं बी कीपिंग के। तो देखिए यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाला शहद प्राप्त होता है हमें, ठीक है। मोम और वैक्स अन्य उत्पाद मिलते हैं। परागकण द्वारा फसलों की उपज बढ़ाई जा सकती है। किसानों को अतिरिक्त आय होती है। ये मधुमक्खी पालने के फायदे हैं। तो क्या होगा, हाई क्वालिटी हनी बी ऑब्टेन, बढ़िया शहद मिलेगा। अदर प्रोडक्शन लाइक बी वैक्स आर प्रोड्यूस्ड, और क्रॉप यील्डिंग कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू पॉलिनेशन और प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, ठीक है। अगला है अपने प्रतिध्वनि और गूंज रिवर्बरेशन में क्या अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। तो क्या अंतर होता है इसमें, तो देखो इको क्या होता है, जब ध्वनि स्रोत निकलने के बाद कोई कठोर सतह से टकराकर पुनः से अलग सुनाई देती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब साउंड गया और ये परावर्तक और स्रोत के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए लगभग, तब ये वापस हो पाता है। मान लीजिए यहाँ कोई है 17 मीटर की दूरी, या इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे कोई चीज़ है या दीवार है, यहाँ से टकरा के वापस साउंड इधर आ गया, क्लियर सुनाई दिया, उसको हम प्रतिध्वनि बोलेंगे, इको बोलेंगे। तो व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ हार्ड सरफेस एंड इज हर्ड सेपरेटली आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, इट इज कॉल्ड एन इको। टू हियर एन इको, द minimum distance between the source and the reflecting surface should be about 17 meters, 17 मीटर होना चाहिए। और गूंज क्या होता है, गूंज होता है अपने जब अपने स्रोत से निकलने के बाद ध्वनि बार बार सतहों से टकराती है और जिसके बाद में स्पष्ट नहीं सुनाई देती है। क्या, बार बार टकराने के बाद हमको क्या स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, और जब स्पष्ट नहीं देती उसे गूंज कहते हैं। रिवर्बरेशन क्या होता है अपने, व्हेन साउंड गेट्स रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल surfaces and reflected sound merges with the original sound, मर्ज हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है, make it unclear, और ये अनक्लियर हो जाती है, इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। अगला अपना 44वां क्वेश्चन, जिसमें बड़े क्वेश्चन में न्यूमेरिकल हमने कर लिए। तो कंसर्ट हॉल वक्राकार क्यों बनाए जाते हैं, तो देखिए क्यों बनाए जाते हैं भाई, मेन रीजन होता है उसका, सभागार के छतों को वक्राकार बनाया जाता है ताकि ध्वनि समान रूप से पूरे सभागार में फैल सके, सभी श्रोताओं को स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके और ध्वनि तरंगे सही ढंग से परावर्तित हो सके और गूंज कम हो, ठीक है। द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द हॉल एंड ऑल लिसनर्स हियर द साउंड क्लियरली, ठीक है। कर्व्ड surfaces reflect sound wave properly and reduce reverberation, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, ठीक है, ये भी कर चुके हैं, ठीक है। कार्य किन राशियों पर निर्भर करता है, हम ये कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अपने किलोवाट में ये बात कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा था जिसको कि ऊर्जा वह क्षमता है जो किसी पिंड द्वारा कार्य किया जा सकता है, यानी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। 1 जूल वर्क को हमने डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ से लिख भी सकते हैं आप, जब क्या 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो उसे हम 1 जूल कार्य बोलते हैं, ठीक है। when force of 1 Newton displaces an object 1 meter in the direction of force, the work done is said to be 1 joule, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर, इसकी बेहतरीन तैयारी कर लेना और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कोई समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनकी बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट साइंस का पेपर होने वाला है उसका टाइमिंग आपको पता है कि 28 तारीख को आपके थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है ना। कितनी तारीख को, 28 तारीख को आपकी पहली पारी में होगा, यानी 7:45 AM, 8 बजे से 15 मिनट पहले जाना है और 11 बजे आपका पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग रहने वाली, इस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन अटेंड करता ना, ठीक है ना। 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।